नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके वेशभूषा को देखकर और उनकी बातों को देखकर आप अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि वो हैं क्या, दिखते क्या हैं और करते क्या हैं। और दूसरी तरफ मैं ये भी बता दूं कि उनकी बातों को इस वक्त बहुत अमल में लाया जा रहा है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या फिर भारत की सरकार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुफ्ती समूम कासमी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हमने सही कहा ना? बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त आप मतलब जैसे वेशभूषा और जिस तरह का आपका है, इस वक्त आप इतनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने आपको बुलाकर आपको सम्मानित किया है, आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है और मदरसा शिक्षा परिषद का आप पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब मदरसा शिक्षा बोर्ड आपको उत्तराखंड का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो मंत्री का दर्जा प्राप्त है। क्या कहेंगे इस जिम्मेदारी के लिए? हाँ, आसिफ साहब, पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अपने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और वो कार्य जो राष्ट्रहित में होने चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, उसके लिए मुझे ये जिम्मेदारी दी। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा कि मैं मदरसे के अंदर एक ऐसा चेंज आए कि जो राष्ट्र और राष्ट्र के लिए ज़रूरी है, यानी नेशंस फर्स्ट है, जिसे बिल्कुल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कि नेशंस फर्स्ट है और नेशंस के बारे में किसी से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो मेरा पहला प्रयास ये होगा कि हम मदरसों के से जुड़े हुए हमारे जो शिक्षा केंद्र हैं, उन्हें हम मुख्य धारा से जोड़ें और राष्ट्रवाद उनके अंदर हम दाखिल करें, ताकि अगर राष्ट्र नहीं है तो फिर कुछ नहीं। बेशक। हमारे लिए बिल्कुल। राष्ट्र ही सर्वोपरि है। बिल्कुल। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इसे बिल्कुल उस तर्ज पे लेके चले हैं जो हमारे लिए अनुसरणीय है और बल्कि हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुसरणीय है। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 के मौके पर एक बहुत प्यारा संदेश दिया पूरे विश्व को कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बेशक। अगर विश्व इसके ऊपर इसका अनुसरण करेगा तो पूरी दुनिया के अंदर एकता आएगी, भाईचारा आएगा और सुख और शांति आएगी। बेशक। बेशक। जो जिम्मेदारियां मिली हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? मदरसा शिक्षा बोर्ड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी क्या हालत है, अभी वास्तविक स्थिति क्या है इसकी, और उसमें क्या सुधार लाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो मदरसा शिक्षा परिषद एक पूरा विधिवत तौर से एक बोर्ड है, जिसमें हमारे 415 मदरसे उसमें रजिस्टर्ड हैं और उसका पूरा जो मूल-चूल हमारा ढांचा है, हमने बहुत ही बड़ी पारदर्शिता के साथ हम्म। एनसीईआरटी के कोर्स को उसमें नियमित किया है हम्म। और कोशिश हमने की है कि धार्मिक चीज़ों के साथ-साथ हम्म। हम एक ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें हम्म। कि जिससे हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वो कहीं भी अपने आप को ये महसूस ना करें कि वो अभाव में हैं। यानी उन्हें अगर अगर वो एक मज़हबी हम्म। तालीम के साथ, एजुकेशन के साथ वो चाहें तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाएँ और चाहें तो वो इंजीनियर भी बने और डॉक्टर भी बने। हमारा ऐसा ऐसा हमारा प्लान है भविष्य में कि ये मदरसे में निकलने वाले जो छात्र और छात्राएँ होंगी, वो बिल्कुल देश को सर्वोपरि मानेंगी और हम उन्हें मुख्य धारा से इस तरह से जोड़ने का प्रयास करेंगे कि ऐसा सिलेबस जो बिल्कुल, यानी ऐसे लोगों पर जो एक्सपर्ट हैं देश के, जी। चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी जो धार्मिक हमारी मर्यादाएं हैं, हम्म। वो कहीं भी हमें राष्ट्र को सर्वोपरि मानने से पीछे नहीं रखती हैं, बल्कि तमाम धार्मिक मर्यादाएं जी। हमें राष्ट्र को सर्वोपरि के ही लिए प्रेरित करती हैं। मेरी ये कोशिश होगी कि वो सारी चीज़ें हम लेकर के सामने आए और जिन लोगों ने इन सारी चीज़ों को इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल किया था जी। और उन्होंने गलत रास्ते पर डाला था, जी। हमारा प्रयास होगा कि लोग देखेंगे कि यही मदरसे जो अलग-अलग चीज़ों के लिए जाने जाते थे, ये आज राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ कर के राष्ट्र की सेवा के लिए काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बात समझना चाहूँगा कि जैसे ही आपकी जॉइनिंग हुई, जैसे ही आप आए, उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है या अपोजिशन की जितनी भी दीगर पार्टियाँ हैं,
उन लोगों ने आप पे सवाल खड़ा कि आपको इसलिए लाया गया है कि वो मदरसे में भी भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चलाना चाहती है, मदरसे में भी वो तमाम चीज़ें वो कराना चाहती है जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं, और इसमें आप सबसे बड़ी सहायक की भूमिका निभाने वाले हैं। इस तरह के आरोप आपने झेले भी होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं, मैं आसिफ साहब स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दो ही काम किए थे कि उन्हें तुष्टीकरण, इसी का नाम है कि तुष्टीकरण तो किया, उनका कल्याण नहीं किया, कोई कार्य उनके लिए नहीं किया। और एक लंबा अरसा जो है उन्हें मिला, यानी 60 साल उन्हें कार्य करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि उन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने में सबसे बड़ा रोल उनका है। और उन्होंने दो काम किए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उन दोनों से ऐसा डर उनके अंदर पैदा किया कि मानो ये तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं, और कांग्रेस ने सारे विपक्ष के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि वो लोग जो पशु पक्षियों की बात करते हों, उनके कल्याण की बात करते हों, जो पहाड़ों के कल्याण की बात करते हों, जो गौ की रक्षा की बात करते हैं, जो पेयजल की बात करते हैं, जो गंगा की पवित्रता की बात करते हों, मैं समझता हूं कि उनसे कैसे यह मान सकते हैं कि वो मुसलमानों को नुकसान देंगे या वो इंसानों को, क्योंकि वो मुसलमानों को भी उसी तरह से इंसान समझते हैं जैसे अन्य लोग हैं। और बिल्कुल। उसका उदाहरण यही है कि आज तक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हों या हमारे उत्तराखंड राज्य की हों, जी। किसी जगह कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और बगैर भेदभाव के उन सारी योजनाओं से मुसलमान लेकिन आप पे लाभान्वित आरोप हैं। बहुत लगते होंगे, ये भी बात तयशुदा है, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि वो बल्क में चीज़ें कहाँ हैं और उसके बाद उसको लाने की कोशिशें कैसे हैं। आरोप तो लगते होंगे आपके ऊपर कि आप नहीं, मतलब आप मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हैं, आप मुसलमानों के बेहतरी के लिए नहीं सोचते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मुसलमान ये दोनों ही चीज़ें बहुत साफ है। नहीं, मैं ये भी, इस पे भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आसिफ साहब कि मैं, आरोप तो लगाना बड़ा आसान काम है, किसी बेशक, भी लगा सकते हैं। बेशक। मगर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो मुसलमानों के खिलाफ हो। मैं आपको उदाहरण के तौर से कहना चाहता हूँ कि 60 साल के अंदर 2014 तक, प्रधानमंत्री 2014 में आए हैं नरेंद्र मोदी जी, आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़े सुकून की चीज़ उनके लिए ये है, और मुख्य धारा में आने की चीज़ उनके लिए ये है कि आज अगर आप देखेंगे कि शांति है पूरे देश के नहीं, अंदर, दिल्ली में तो दंगा हुआ मुक्त ना, है भारत। और उसका दिल्ली में नतीजा तो ये हुआ। है, उसका नतीजा ये है कि 30, 35, 40 बच्चे मुसलमानों के यूपीएससी में आ रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, और वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे तो वो ये तो मुख्य पहले धारा भी से था। जुड़ेंगे, कांग्रेस की और विपक्ष की परेशानियां बढ़ेगी, इसलिए कि उन्होंने उन्हें वोट बैंक समझा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वोट बैंक नहीं समझा है। देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा जो है ये कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, और मैं समझता हूं बगैर भेदभाव के काम किया है। जिन इदारों पर, जिन इंस्टीट्यूटों पर कांग्रेस के शासन में जिनका उन पे वर्चस्व रहा है, उन्होंने उन्हें बर्बाद किया है, तबाह किया है। मैं आज ये देख रहा हूं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर भी कांग्रेस ने कई बार जो है अपना शासन किया, और उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। बल्कि अगर आप देखेंगे कि उनके दौर के अंदर जितना नुकसान हुआ है, आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो उन सारी चीज़ों में जितनी चीज़ें वो लेकर के आए हैं, जो कल्याण के काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सख्त कानून बना के नकल विरोधी जो भर्तियों में गड़बड़े होती थी, जो कांग्रेस का ये काम था कि भ्रष्टाचार, हमने तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को 2010 से देखा है, हमने तो उससे पहले से देखा है। और 2010 में जो हमारा आंदोलन था, अगर एक नादान आदमी उस आंदोलन को असमय खत्म न करता, यानी मेरी मुराद आज उस स्वयंभू ईमानदार अरविंद केजरीवाल से है, तो आज ये जितनी कांग्रेस आज फल फूल रही है, जो बात करें जो स्टेटों में भी आ रही है, वो नहीं आ सकती थी। मगर मैं ये बात कहता हूं कि भला करे ईश्वर, अल्लाह पाक भला करे नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने 2014 में एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। सारे देश ने उनका स्वागत किया। कासिम साहब, उत्तराखंड की बात कर लें। उत्तराखंड में आप ही बता दीजिए कि कितने आपके मुसलमान विधायक हैं बीजेपी के? नहीं, देखिए, मैं कहना चाह रहा हूं ना कि धीरे धीरे जो है, जैसे उत्तराखंड हो या पूरा देश हो, मुझे पूरी आशा है कि देखिए, समय आने दीजिए। आप ये मानते आप हैं समय कि आने दीजिए। मोदी जी को अब मुसलमान पसंद करने लगा है और अब उनके लिए आगे सोचने लगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जब मोदी जी मुसलमानों को पसंद करते हैं तो ये एक तरफा बात नहीं रहेगी, बेशक, ये दोनों तरफ से बेशक, बढ़ेगी। बेशक। मुसलमान भी पसंद कर रहे हैं।
मैं बस इतना बता दूं कि ठेकेदारी प्रथा कमज़ोर हो रही है। हम जैसे लोगों ने आकर के प्रयास किया है। आज मैं आपको बता दूं कि हमने मदरसों के अंदर संस्कृत को पढ़ाने की बात की है। आज जब उनके बीच में हम जाकर के बात करते हैं और सीधे कहते हैं कि बताओ तुम्हें नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ तुम्हें कोई नुकसान दिया है, तो सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, कोई नुकसान नहीं दिया। और एक आपने बात कहा बता है ना दूं कि मदरसों में आप संस्कृत पढ़ाने की बात कर रहे हैं। जी, ये सवाल मेरा नहीं है। जब जी। मुझे मालूम हुआ कि आप आपसे मेरा इंटरव्यू है, जी, तो कई सारे लोगों ने ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल किया है और उन्होंने कहा है कि क्या जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय है या संस्कृत विद्यालय है, वहाँ क्या उर्दू पढ़ाने की मान्यता देंगे आप? क्या नहीं, उर्दू पढ़ाने के लिए आप बोलेंगे? आसिफ अरबी साहब। पढ़ाने के लिए बोलेंगे? जी। आपने जितनी आसानी से ये कह दिया कि मदरसों में आपने संस्कृत को लागू करा दिया, क्या ये चीज़ें आप भी करवाएँगे? मोहब्बत तो आसिफ दोनों तरफ साहब से होना चाहिए। आसिफ साहब, मैं आपके माध्यम से उन सबको से निवेदन करना चाहता हूँ। जी। जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ, उन्हें मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ उनसे कि आपसे मेरी निवेदन है कि मैंने जो ये बात काम किया, हम दूसरे धर्मों का जब जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम नहीं जानेंगे, तो हम उससे हम दूर रहेंगे। तो आप दोनों यही के लिए काम बोल रहे हैं। कांग्रेस ने किया। और मैं आपको ये बता दूं कि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, मैं स्वामी रामदेव, स्वामी कैलाशन, हमारे जो महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद जी, जी, स्वामी अवधेशानंद जी, स्वामी सरस्वती चिदानंद जी जी, और प्रणव पांड्या जी, ये सारे वो विद्वान हैं जो सब कुछ जानते हैं। वो इस्लाम के बारे में भी जानते हैं, सनातन बेशक, धर्म के बारे में भी बेशक। जानते हैं। मैं भी सनातन धर्म के बारे में जानता हूं और इस्लाम को तो मैं जानता ही हूं। बेशक। मैं ये चाहता हूं, ये कांग्रेस का जो मकड़ जाल था, जो 60 साल में उन्होंने अपने मिडेटरों के जरिए से जो मुसलमानों को भ्रमित किया था, ज्ञान के दौर में अज्ञानता को आगे बढ़ाया था, उसके लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबसे बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारा मकसद किसी को थोपना नहीं, किसी चीज को, बल्कि उनके अंदर योग्यता पैदा करना है। बिल्कुल। और जब योग्यता पैदा होगी, आज आसिफ साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतने अच्छी एंकरिंग करते हैं, आप भी आपका धर्म इस्लाम है, अन्यों का धर्म कुछ और है, मगर बेशक। आप उनसे किसी तरह से अयोग्य नहीं है। ये इसलिए कि आपने उर्दू के साथ साथ अपने प्रोफेशनल कोर्स की तरफ भी वो किया। बेशक। हमारा वही उद्देश्य है बहुत कि हम बहुत अच्छी मुसलमानों बात, के उन बहुत अच्छी बच्चों बात। को जो मदरसों में पढ़ते हैं, और वो गरीब लोग हैं, वो पसमानदा बिल्कुल, मुसलमानों के बच्चे हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। पसमानदा मुसलमानों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपना अपना दिल खोला है, और मेरे जैसे पसमानदा चेहरे को लाकर के उत्तराखंड के अंदर मदरसे शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बनाया है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं पूरी ताकत के साथ उनके षड्यंत्र को आम लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने ला करके क्लियर करूंगा। और मैं उनसे मैं डिबेट करूंगा। मैं बात करना चाहता हूं उन बिल्कुल। लोगों से जो हमारे मुसलमानों के ऊपर या मदरसों के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो मुसलमानों के बारे में बात करना कितनी चाहते हैं। मैं कामयाबी हमेशा, मिलती दिख मेरा रही है? दरवाजा खुला हुआ है, मैं बेशक। हमेशा उनसे बात करूंगा। कितनी कामयाबी मिलती दिख रही है आपको? आपको जितना भी वक्त मिला, जितने भी वक्त में आपने इस तैयारी की है, जितने भी वक्त में आपने ये लगातार इस कोशिशों को आगे बढ़ाया है, कितनी कामयाबी मिलती दिख रही है आपको? देखिए आसिफ साहब, एक और उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल कार्यक्रम, चाहे जनसंख्या हो, चाहे पल्स पोलियो हो, बेशक। चाहे सेक्स सिलेक्शन हो, जो हमारी बच्चियों को, हमने इस पे हमेशा से जो है विद्वानों का इसमें इस्तेमाल किया। आज हमने मदरसों के अंदर राष्ट्रीय टीकाकरण, जो हमारे केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का बहुत हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। कि हम अपने बच्चों को स्वस्थ बनाएं, हमने उन बच्चों का इस्तेमाल किया, तो मदरसे वाले बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, बहुत रैलियां बढ़िया। निकाल रहे हैं। वो बहुत अच्छी बच्चे बात। जो है मोहल्लों मोहल्लों में जाकर के कह रहे हैं कि आप टीकाकरण नियमित तौर से कराएं, जब भी टीके का समय आए तो उसे कराइए। तो हम ये सारे काम कर नहीं, रहे तो हैं। ये तो वो लोग भी कह रहे हैं कि जो जरूरी चीजें जी। हैं, जो बेहतर चीजें जी। हैं, जो बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाने वाली चीजें हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी वो, जैसे ही आपने, क्योंकि ये सवाल है, क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाने की बात आएगी, उस पर उनका ऑब्जेक्शन है। वो कह रहे हैं कि संस्कृत हम क्यों पढ़ें? तो क्या ऐसा है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में आप उर्दू और फारसी को आप लागू कराएंगे? नहीं नहीं, एक बात आपको मैं बता दूं, आपके लिए बता ये रहा हूं, मैं उनका अलीगढ़ सवाल। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड का भी मेंबर हूं, और जी। भारतीय वैदिक बोर्ड है स्वामी रामदेव जी का, मैं उसका भी मेंबर हूं। और बहुत मैं शिक्षक संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं। जी, मैं बिल्कुल। आपसे कहना चाहता हूं, मेरे तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, या हमारे और विद्वान हैं, वो हमसे कहते हैं हमें उर्दू भी पढ़नी चाहिए, हमें अरबी भी पढ़नी चाहिए, और बेशक। हम संस्कृत क्यों ना पढ़ें? इसलिए कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और अंतिम ज्ञान जो है, अंतिम जो वाणी है, वो कुरान है। और दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वादो ला शरीक।
वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। तो बेशक मैं आपसे कहना चाहता हूं आसिफ भाई कि ये दूरियां जो है उस वक्त तक दूरी रहेगी जब तक हम एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। बेशक जिस दिन मुसलमान मुख्य धारा से जुड़ जाएगा, एजुकेशन से जुड़ जाएगा, मदरसों का आधुनिकीकरण होगा और मदरसों के बच्चे जो हैं यही कल यहाँ से निकलने के बाद मस्जिदों में जाते हैं, उपदेश देते हैं। जब हम इनका राष्ट्रीयकरण इनका होगा तो ये राष्ट्र को सर्वोपरि रखेंगे और इस्लाम और तो कौन मोहम्मद रोक साहब रहा की है, सीख, कौन रोक रहा है उनकी करने तालीम से? ये है करने से कौन रोक रहा है? जी पसमानदा मुसलमानों की बात आपने की है, पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है? आखिर किसने रोका? पिछले 60 साल में जो है आपको बता दूं क्या रोकने का कारण था। जी हाँ बिल्कुल। 60 साल में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार चली, जितने इतने शहर नहीं हैं जितने दंगे हुए, जितने फसाद हुए, और उन फसादों में लगभग मेरे एक आंकड़े के मुताबिक, वैसे तो ज्यादा है तादाद मगर मैं कम तादाद बता रहा हूं, 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। आज 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं 1947 से और 2014 तक। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर कोई शहर बचा हुआ नहीं है। आप उसका आप एनालाइज कर लीजिए, मुरादाबाद के अंदर दंगा हो ईदगाह के अंदर, या मेरठ के अंदर हो, ये देखिए या फिर आप मल्याने उस के पे अंदर जा हो। रहे मगर हैं। मैं आपसे एक बात काजी कहना साहब मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जी। आप उस इश्यू को छेड़ रहे हैं जी जिस इशू में आपको पता है कि वो उस पर अगर आप कुरेदेंगे तो जख्म हरे हो जाएंगे। बिल्कुल आपको भी बेहतर पता है जिस पार्टी की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं जी। उस पर भी 10 सवाल खड़े होंगे, इसलिए हम मैं उस पर आपसे ना कहना जाएं, चाहता हूं उन्हें सजाएं मिली हैं। सब्जेक्ट से इतर ना जाए। नहीं नहीं हमने एजुकेशन की बात की है, हम एजुकेशन के लिए किस तरीके से चीजें कर सकते हैं वो देखिए। मुसलमानों के आसिफ दर्द साहब की बात करें मैं तो आपसे मुसलमानों ये को आपको एजुकेशन पता है, आप और हम दोनों लोग को पता है, सबको पता है कि मुसलमान वोट बैंक की तरह युद्ध होता रहा है और मुसलमानों के लिए कौन खैरख्वाह है और कौन खैरख्वाह नहीं है, ये एक बड़ी लंबी बहस है। ये हमारे आधे घंटे के इंटरव्यू में खत्म होने वाली चीज नहीं है। सर मैं लेकिन आपसे एक इसलिए- निवेदन करना चाहता हूं आसिफ बेशक। साहब, देखिए क्या काम रहा है कि चोर से तो कहा है कि फलां के घर बहुत माल है और पुलिस को फोन करके कहा कि फलां के यहाँ चोर आ गए। ये जो दो चेहरे रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की अन्य पार्टियां हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस का, तो कार्यकाल उनके तो खून इससे लथपथ है। मैं आपको ये मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं कि मुझसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अदर एक नहीं हटना चाह रहा मुसलमान हूं। नहीं मिला है देखिए- मंत्री बनाने के लिए। कासमी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मुसलमान चेहरा भी नहीं है जो मंत्री है। एक देखिए- मुसलमान चेहरा थे, उनको भी ओके टाटा बाय बाय कह दिया सर गया। मैं आपको आप एक बात बताइए, जब आप मुसलमानों की आप उनकी रहनुमाई की बात कर रहे हैं, आप उनके लिए दिल बड़ा करने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान और मोदी एक साथ होने वाले हैं, और ये बात आगे आप लोग बढ़ा भी रहे हैं और बाकी लगातार लोगों की है, और ये कहीं इसमें दो मत नहीं है कि पहले के बीजेपी में और अब के बीजेपी में बहुत फर्क आया है। मुसलमान अब उनको पसंद करता भी है, उनको वोट करता भी है। लोकसभा का चुनाव आता है तो सबको पता है, और पिछली बार भी वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2014 से 2019 के वोट प्रतिशत की बात करें तो बढ़ी है। लेकिन ये बात भी तो आपको पता है कि क्यों आखिर इस तरह की चीजें की जाती हैं जो सवालों के घेरे में होता है। ऐसे चीज क्यों होती है जो सवाल खड़े किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। आसिफ साहब, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद बेशक, नहीं, बेशक। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बेशक। आज माइनॉरिटी अफेयर्स में हमारी माननीय मंत्री महोदया, हमारी बहन श्रीमती ईरानी हैं, वो एक पारसी समुदाय से ताल्लुक बेशक, रखती हैं, बेशक। और माइनॉरिटी के अंदर कोई ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नहीं, मैंने तो मुसलमान minority ही की बात ही नहीं की। मुसलमान मैंने ही minority हो। मिनिस्ट्री की बात नहीं मैं की। आपको ये तो कहना सिर्फ चाह रहा हूँ, पूरे आज overall भी minority की बात कर रहा बात हूँ। तो ये देखिए कि मुसलमानों के जो कार्य हैं, तेलंगाना में क्या माइनॉरिटी कहीं- मिनिस्ट्री माइनॉरिटी को नहीं दिया गया है। मैं आपको बताऊं, मैं आपके क्योंकि इलेक्शन हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको- तेलंगाना में माइनॉरिटी को वहां डिप्टी सीएम बनाया गया है, तेलंगाना में होम मिनिस्टर बनाया गया है माइनॉरिटी को। तो इसलिए अगर आज केसीआर ये बात कहते हैं मुसलमानों के लिए या वो तमाम चीजें, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास ये बताने के लिए है, भारतीय जनता पार्टी को बताने के सर लिए। यही इसलिए तो चीज है। इसलिए कासमी साहब बैठे हैं क्योंकि आज बताने के लिए है, तभी तो आपसे बात हो रही है। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं आसिफ साहब, हमें जो है समस्या का समाधान चाहिए। बेशक, बेशक। मुसलमानों को एजुकेशन चाहिए, मुसलमानों बेशक। को रोजगार चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अमन चाहिए, पीस चाहिए, बराबरी हमारे का बच्चे हिस्सा भी आगे चाहिए। जाना बिल्कुल। चाहते हैं। हमें डिप्टी सीएम नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें कॉलेज चाहिए। हमने देखिए उसके पीछे क्या है। नहीं, आपके पास अगर ताकत नहीं होगी तो कहां से नहीं, आपको एक बात बता अगर दें। आप आज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं होते तो ये इख्तियार कहां होता आपको कि ये कोई भी काम आप मैं आपकी कर बात लेते। मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं
और आगे की बात कर रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान, मैं समझता हूं कि हमें ऐसा नेता चाहिए जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। क्या हम ये भी दावा करेंगे साहब मुसलमान प्रधानमंत्री नहीं है? पर हम नहीं तो ये नहीं कहना नहीं, चाहते कोई दावा नहीं हैं। कर रहा है। एक बात आपको जितनी बताएं, संख्या है उसी ऐसे के देखिए बराबर एक का बात हिस्सा आपको है। बताएं, अभी तक माइनॉरिटी के चेयरमैन जो है वो इकबाल सिंह जी से पहले वो सारे के सारे मुसलमान रहे। हाँ उन्होंने बिल्कुल। कौन सा कारनामा अंजाम दिया? वो कौन सा गलत काम कर रहे हैं? आज से पहले जो है माइनॉरिटी के सारे मिनिस्टर जो हैं वो जो माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर मुस्लिम रहे। आज एक एक पारसी घराने बिल्कुल। से ताल्लुक रखने वाली हमारी बहन स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी हैं, वो बिल्कुल कौन सा है। हमारे साथ ज्यादती कर रही हैं? नहीं नहीं हम बिल्कुल चाहें, हमारा अधिकार है माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी में किसी को भी बना सकती है सरकार। बेशक, इसमें हाँ, कहाँ दो मत है। मैं इससे इनकार नहीं मैं कर तो रहा हूं। पूरी मिनिस्ट्री मैं में इससे इनकार नहीं माइनॉरिटी की कर रहा हूं। नुमाइंदगी की मैं बात इससे कर रहा हूँ, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं, की बात नहीं मेरा कर रहा था। इससे इनकार नहीं है कि लोग आएंगे, अच्छा काम होगा। माननीय प्रधानमंत्री निष्पक्ष आदमी हैं, बगैर बेशक। भेदभाव के काम कर रहे हैं। बेशक। हमें भागीदारी भी मिलेगी, उसमें भी वो भागीदारी देश के मिलेगी। प्रधानमंत्री और हैं, मैं उन पर ऐसे तो कोई जैसे सवाल मैं ही नहीं मदरसा है। बोर्ड का चेयरमैन पूरा बना। देश उनको चाहता है, मैंने 140 करोड़ की नुमाइंदगी करते हैं जी, कासमी साहब, उसमें तो कहीं किसी को डाउट ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के लिए किसी का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे सबको पता है कि वो 140 करोड़ की नुमाइंदगी करते हैं। उनके लिए वो योजनाएं, परियोजनाएं, तमाम चीजें बनाते हैं और चाहते हैं कि वो इंप्लीमेंट हो। सवाल तो उस पे है, जो लोग ये बात कहते हैं कि चीजें बदल रही हैं, तो जब आप खुद कहते हैं कि जब सूरत बदलनी चाहिए तो बिल्कुल। दिखना भी तो चाहिए। नहीं सर, वो बदलेगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। बहुत अच्छी मुझे बात। पूरा इसके ऊपर भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी जो आप बात कह रहे हैं, ये बात आगे तक पहुंचेगी, वो इसका भी समाधान होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मुसलमान आज, पहले क्या था कि आरएसएस मुसलमानों को आएगी तो आपकी नागरिकता खत्म कर देगी, बीजेपी आएगी तो तुम्हें भगा देगी, चाहे वो एनआरसी हो चाहे और कोई हो, सब जगह प्रोपेगेंडा किया गया। आज भी बहुत सारे प्रोपेगेंडे मुसलमानों में चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं इसे छोटी चीज नहीं समझ रहा हूं। मदरसे एज ए चेयरमैन के, मेरी जिम्मेदारी चेयरमैन के लिए एक सेवक की हैसियत से हूं। मेरी जिम्मेदारी होगी कि जिस दिन ये मदरसे मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो अन्य चीज़ों में भी विश्वास पैदा होगा। और मुसलमान जैसे पहले वोट बैंक बना रहा, यहाँ वोट बैंक नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ उनके कल्याण का काम हो रहा है। जब उनकी तरफ ये आएंगे, मतलब मुझे आप ये पूरी कह उम्मीद सकते हैं है कि मुतमईन हूं मैं अपने दरख्तों से कि तूफान आएगा और चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसका एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। पिछले 2014 में कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ, तो आप यकीन करिए कि 5 एमएलए हमारे डूडा में, किश्तवाड़ में और आपके जो है वो कठुआ में, राजौरी में मुसलमानों ने बड़ी तादाद होते हुए वहां नॉन मुस्लिम अपने नेता बनाए। और उनका कार्यकाल, उनका जो कार्य करने का तरीका था, बहुत अच्छा था। बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा था। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। आसिफ साहब, हम आपको बताएं कि हम ये कहना चाहते हैं मुसलमानों से कि खुदारा आप समझिए, आप भारतीय जनता पार्टी को भी समझिए, आप प्रधानमंत्री को भी समझिए कि प्रधानमंत्री कैसी जगह से निकल करके आए, बिल्कुल नीचे से। उन्हें मालूम है आबहव क्या कहते हैं, कि कैसा होता है। उन्हें यह भी मालूम है कि बेरोजगारी क्या होती है, उन्हें यह भी मालूम है कि गुर्बत क्या होती है। एक ऐसा व्यक्ति आज हमारा प्रधानमंत्री है कि जो इन सारी चीजों को जानता है। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक सैनिक पुत्र हैं। वो लोगों के, उन्होंने जो काम किए, जो चुनौतियों का उन्होंने मुकाबला किया है, आज भी हम चुनौतियों से वहां जूझ रहे हैं कि जो विकास कार्य हो रहे हैं। टनल में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं। टनल वाला सवाल था मेरा कि ईश्वर हमारे मजदूरों पर रहम करें। और वो हम पूरी सरकार, केंद्र की सरकार में बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि वो सकुशल वापस आएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा रखी है। पूरे विश्व से हमने सारे एक्सपर्ट को वहां बुलाया है। बस परवरदिगार से हमारे मदरसे भी दुआ कर रहे हैं। जहां हमारे मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही हैं, वहीं हमारे मदरसों के बच्चे भी दुआएं कर रहे हैं। हमने ये कहा कि भाई ये हमारे ऊपर एक ऐसा, कितने दिन हो गए आपको इस मुझे लगभग मैंने 3 अक्टूबर को वहां चार्ज लिया था। और 3 अक्टूबर के बाद मैं अभी पहली बार यहाँ दिल्ली आया हूँ, आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और मेरी कोशिश है, मैं कहूंगा भी आप आइए भी और हमारे मदरसों में जाके देखिएगा, परिवर्तन आ रहा है। हम लोग खुद भी चाहेंगे, ईमानदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग खुद भी चाहेंगे और वो ईमानदारी के एजुकेशन के लिए जाने भी जाते हैं। हम वो रियलिटी टेस्ट भी करेंगे कि हम वो दिखा सकें। आइए, आपका स्वागत है देवभूमि में। देवभूमि एक ऐसी पवित्र जगह है जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसे एक आदर्श स्टेट बनाने के लिए अभी 8 और 9 दिसंबर को एक समिट भी है। वहां सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया है पूरे विश्व के। और वो मुझे पूरी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री के संरक्षण में श्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो एक आदर्श स्टेट बनेगा। और उसका पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व उसका अनुसरण करेगा। और टनल वाले लोग भी बाहर निकलेंगे बहुत जल्द। बिल्कुल, वो भी बाहर निकलेंगे।
और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो G20 के ऊपर जो मैंने कहा था जी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का अनुसरण करके हम पूरी दुनिया में अमन पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल आज चाहे वो इजराइल का बेशक मामला हो, बेशक चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, और भारत ने हमेशा जो है वो अमन और पीस की बात की है। आज से नहीं, जब से भारत का वजूद है उस वक्त से हम आध्यात्मिकता की बिल्कुल बात हो या सेवा की बात हो, उन सब में भारत आगे रहा है। और आज भी हम पूरे विश्व के अंदर शांति चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपने इतना कीमती वक्त निकाला और बहुत तमाम धन्यवाद। सख्त सवालों के भी बड़े अच्छे और बहुत नरम लहजे में उन्होंने जवाब दिया। तो हमारे साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। शुक्रिया।